हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन, जिसको लिखा था चार्ल्स लैम्ब ने। ये जो ऐसे है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐसे की समरी और इसके और भी डिटेल्स। ये जो ड्रीम चिल्ड्रन है इसको लिखा था चार्ल्स लैम्ब ने। ये ऐसे चार्ल्स लैम्ब की पर्सनल लाइफ, उनकी अधूरी प्रेम कहानी, फैमिली अटैचमेंट और लोनलीनेस को बहुत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है। ये ऐसे पहली बार 1822 में प्रकाशित हुआ था और इसे इंग्लिश लिटरेचर के सबसे इमोशनल पर्सनल एसेज में गिना जाता है। ड्रीम चिल्ड्रन एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन है जिसमें चार्ल्स लैम्ब अपने दो काल्पनिक बच्चों जॉन और एलिस को अपने बचपन और फैमिली की कहानी सुनाते हैं। पूरा ऐसे एक सपने यानी रेवरी की तरह चलता है। शुरुआत में सब कुछ वास्तविक लगता है, लेकिन अंत में पता चलता है कि ये बच्चे वास्तव में मौजूद ही नहीं हैं। यही ट्विस्ट इस ऐसे को अत्यंत इमोशनल बना देता है। इन द बिगनिंग ऑफ द ऐसे लैम्ब अपने दो बच्चों जॉन और लिटिल एलिस के साथ बैठे दिखाई देते हैं। बच्चे बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहे होते हैं। इस ऐसे में सबसे पहले लैम्ब अपनी ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड के बारे में बताते हैं। इस ऐसे में चार्ल्स लैम्ब के बच्चे हर शाम को उनके पास आ जाते हैं कहानियाँ सुनने के लिए। वो बताते हैं कि उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है, यानी बच्चों की ग्रेट ग्रैंड मदर, वो नॉरफॉक नाम की एक जगह पर रहती थी। चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि उनका जो जिस मैंशन में वो रहती थी वो उस जिस घर में वो अभी रह रहे हैं उससे 100 गुना ज़्यादा बड़ा था। चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी मिसेस फील्ड, वो बहुत बड़े घर में रहती थी। वो इतना बड़ा घर था जिसमें वो लोग अभी रह रहे हैं उससे 100 गुना ज़्यादा बड़ा था। अब उस घर से जुड़ी हुई बहुत कहानियाँ भी थी। अब जिस घर में उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर रहती थी उन बच्चों की, उससे जुड़ी हुई कई सारी कहानियाँ भी थी। उसमें एक कहानी ये भी थी कि एक क्रूअल अंकल था, बहुत घटिया टाइप का आदमी था, जिसने अपने दो बच्चों भतीजे और भतीजी को मारने के लिए जंगल में भेज दिया था दो मर्डरर्स के साथ में। तो वो जो घर था ना, उसके बारे में अफवाह थी कि उस घर में दो बच्चों का मर्डर हुआ है। मर्डर किसने करवाया था? उन बच्चों के चाचा या ताऊ ने। ऐसी कहानी थी उस घर के बारे में, ऐसा माना जाता था। चार्ल्स लैम्ब अपने बच्चों को ये कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बता रहे हैं। वो बताते हैं कि उस घर में दो बच्चों की मौत का किस्सा भी जुड़ा हुआ था, जहाँ पर उनकी ग्रैंड मदर रहती थी मिसेस फील्ड। चार्ल्स लैम्ब आगे बताते हैं कि अगर कोई, जहाँ पर उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर रहती थी बच्चों की, उस घर के अंदर कोई जाता तो उन बच्चों की, जिन बच्चों का मर्डर हुआ था, उनकी कहानी साफ साफ दिख जाती। कैसे दिख जाती कि वहाँ पर एक चिमनी थी लकड़ी की, उस पर वो पूरी की पूरी कहानी उस पर गड़ी हुई थी, मतलब लिखी हुई थी पूरी की पूरी कहानी। वो जो उस घर की चिमनी थी उस पर पूरी स्टोरी की, कैसे उन बच्चों को मारा गया जंगल में ले जाकर और कैसे रॉबिन रेडब्रेस्ट ने उन बच्चों को ढका था। अब ये रॉबिन रेडब्रेस्ट क्या होते हैं? ये एक बर्ड्स होते हैं। जब उन बच्चों को मारा गया था जंगल में ले जाकर, तो इन पक्षियों ने, ये पक्षी जो थे रॉबिन रेडब्रेस्ट, तो इन्होंने उनकी डेड बॉडीज़ को पत्तों से, लीव्स से ढका था। तो ये जो पूरी कहानी थी ये चिमनी पर गड़ी हुई थी, लेकिन बाद में एक फुलिश रिच पर्सन आया और उसने उस चिमनी को हटवा दिया, उतरवा दिया और उसकी जगह पर मार्बल की चिमनी लगवा दी, मॉडर्न टाइप की मार्बल की चिमनी लगवा दी। अब पुरानी चिमनी को कोई कहाँ पूछता था? उस चिमनी के हटते ही उन बच्चों की स्टोरीज जो उस पर लिखी हुई थी, गड़ी हुई थी, वो सब की सब हट गई। अच्छा, जब ये कहानी चार्ल्स लैम्ब बच्चों को सुना रहे थे तो उनकी बेटी एलिस, जो कि वहाँ पर बैठी हुई थी, उसने वैसा ही टेंडर सा लुक दिया जैसा कि उनकी पत्नी एलिस देती। यानी वो अपनी पत्नी एलिस और
अपनी बेटी एलिस के बीच में सिमिलैरिटी ढूंढ रहे थे। हालांकि ये सब कुछ इमेजिनरी है, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब की शादी नहीं हुई और उनके बच्चे भी नहीं थे। दीज आर ऑल इमेजिनरी थिंग्स। ये केवल एक चार्ल्स लैम्ब की इमेजिनेशन है। चार्ल्स लैम्ब आगे बच्चों को बताते हैं कि उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी मिसेस फील्ड, वो बहुत रिलीजियस टाइप की थी, और वो जिस घर में रहती थी उस घर को वो अपना समझ के रहती थी। ठीक है, उस घर को वो अपना समझ के रहती थी, उस घर की वो वैसे ही देखभाल करती थी जैसे कि वो उनका अपना ही घर हो। उन्हें हर कोई प्यार करता था। वो उस घर में ये जानते हुए भी कि 2 बच्चों की आत्माएं भटकती, उन्हें कभी डर ही नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत रिलीजियस थी। वो वहीं लेटती थी जहाँ पर कहा जाता था कि वो बच्चे सीढ़ियों से ऊपर नीचे उतरते रहते थे, लेकिन मिसेस फील्ड को कभी भी डर नहीं लगा। मिसेस फील्ड उस घर में रह रही थी, उस घर को अपना समझती थी, लेकिन धीरे धीरे वो घर टूटने लगा, गिरने लगा। तो उस घर के जो मालिक थे उन्होंने उस घर को गिरवा दिया, और उस घर का जो सामान था वहीं उन्होंने पड़ोस में कंट्री में एक नया आलीशान मैंशन लिया था, वहाँ पर जाकर लगा दिया। अब आप ये समझिए, किसी नए घर में अगर पुराने घर की चीज़ें लगाई जाएंगी तो वो कैसी लगेंगी? वो अजीब लगेंगी, भद्दी लगेंगी, क्योंकि वो वहाँ के हिसाब से नहीं होंगी, वो वहाँ के फैशन के हिसाब से नहीं होंगी। तो यही था, लेकिन उसने उस पुराने घर की चीज़ों को ले जाकर नए घर में सेट किया। जब चार्ल्स लैम्ब ये बात बता रहे थे तो उनका बेटा जॉन जो है वो स्माइल करता है और कहता है कि ये तो बहुत ही फुलिश था, ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात थी। अब चार्ल्स लैम्ब आगे बताते बच्चों को कि जब उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर की डेथ हुई तो बहुत सारे लोग आए थे उनके फ्यूनरल में। बहुत सारे पुअर लोग आए थे, कुछ जेंटलमैन भी आए थे, यानी रिच और पुअर सारे लोग आए थे। वो बताते हैं बच्चों को कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि वो बहुत अच्छा डांस करती थी अपने टाइम में, लेकिन उनको एक बीमारी ने अटैक कर लिया। वो बीमारी थी कैंसर। उस कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित होकर उनकी डेथ हो गई, और उस कैंसर ने उनकी जितनी भी स्पिरिट थी वो सारी छीन ली। चार्ल्स लैम्ब आगे बच्चों को बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर इतनी ज़्यादा रिलीजियस थी कि उन्हें उन बच्चों की आत्माओं से डर नहीं लगता था। हालांकि उन बच्चों की आत्माएं उन्हें दिखती थी सीढ़ियों के पे उड़ती हुई, ऊपर नीचे करती हुई। अब चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि जब उनकी दादी ये बताती थी तो वो इतना ज़्यादा डर जाते थे कि अपने बचपन में उनके घर में जो मेड आती थी खाना बनाने, उसके साथ उन्हें सोना पड़ता था, क्योंकि उन्हें डर लगता था। चार्ल्स लैम्ब आगे बच्चों को बताते हैं कि जब उनकी दादी उस घर में रहती थी तो वो वहाँ गर्मी की छुट्टियों में जाया करते थे, और घंटों घंटों वहाँ पर लगी हुई 12 सीजर्स की मूर्तियों को देखा करते थे, पुतलों को देखा करते थे। अब ये सीजर कौन थे? आपको पता होगा, रोम पर राजाओं ने राज्य किया, उसमें सीजर्स भी थे, जैसे जूलियस सीजर। तो बताते हैं कि इन्हीं 12 सीजर्स की मूर्तियाँ वहाँ पर लगी हुई थी। चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि वो उन मूर्तियों को ऐसे देखते रहते थे जैसे या तो वो मार्बल की बनी हुई प्रतिमाएं ही जिंदा हो जाएंगी, या फिर चार्ल्स लैम्ब उनके साथ में मार्बल के हो जाएंगे। वो ऐसे ही तकते रहते थे घंटों तक। चार्ल्स लैम्ब आगे बताते हैं कि वो उस बड़े से मैंशन में घंटों घंटों घूमा करते थे और देखते थे कि वहाँ की जो दरवाजे की लकड़ियाँ हैं ना, वो सब सड़ चुकी थी। वो ओक ट्री की बनी हुई लकड़ियाँ थी, लेकिन सब की सब अब बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब वहाँ का एनवायरनमेंट बता रहे हैं, वहाँ उस घर का कैसा एनवायरनमेंट था, कैसी चीज़ें थी। चार्ल्स लैम्ब आगे बताते हैं कि वहाँ उस मैंशन के पास 2-3 गार्डन्स भी थे जिनमें वो अकेले घूमते रहते थे। उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती थी, वो अकेले घूमते रहते थे। तब तक अकेले घूमते रहते थे जब तक कि उस बगीचे का गार्डनर आकर वहाँ से चला नहीं जाता था। वहाँ पर बहुत सारे फल थे, नेक्टरीन्स और पीचेस, ये सारे फल वहाँ पर लटकते रहते थे। चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि ये जो फ्रूट्स वहाँ पर लगे होते थे, पीचेस वगैरह, ये फॉरबिडन फ्रूट्स थे। अब ये फॉरबिडन फ्रूट्स, आपको एग्जांपल याद होगा कि जब जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था तो उसमें
फॉरबिडन फ्रूट का जिक्र आया था, जिसको एडम और ईव को खाने से मना किया था। तो ये रेफरेंसेस लेते हैं, जैसे सीजर्स का रेफरेंस लिया, वैसे ही ये यहाँ पर फॉरबिडन फ्रूट का भी रेफरेंस ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा उन्हें वो फ्रूट्स खाने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी थे, जैसे फर के पेड़ थे और पेड़ थे, और बहुत सारे पेड़ ऐसे थे जिनके फल नीचे गिर जाते थे, जैसे एप्पल और बेरी। ये जब नीचे गिर जाते थे तो चार्ल्स लैम उनको उठा लेते थे। माली ने फल तोड़ने के लिए मना किया था, लेकिन गिरे हुए फल उठाने से तो नहीं मना किया था, तो वो उठा लेते थे। अच्छा, जब चार्ल्स लैम बच्चों को ये फ्रूट्स वगैरह की कहानी सुना रहे थे, तभी उनका बेटा जो जॉन था वो धीरे से जाता है, उठता है और प्लेट में रखे हुए अंगूर उठा लेता है। अब जॉन जो है वो अंगूर उठा रहा था और एलिस ना देखे, ऐसा नहीं हो सकता था। एलिस देख रही थी और वो भी उनको खाना चाहती थी। तो जो जॉन है वो उसको बांट के खाने का डिसाइड कर लेता है। अब वो लोग ये कहानी सुन रहे थे, तभी चार्ल्स लैम अपनी आवाज़ को तेज़ कर लेते हैं कहानी सुनाते सुनाते, और वो बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड थी, वो अपने सारे ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत प्यार करती थी। उन्हें अपने सारे पोते पोतियों से बहुत प्यार था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्यार करती थी किसी स्पेशल मैनर में, तो वो थे उनके अंकल, बच्चों के अंकल जॉन एल। चार्ल्स लैम कहते हैं कि वो सबको प्यार करती थी, सारे बच्चों को प्यार करती थी, लेकिन जॉन नाम का जो बच्चा था, वो जो इन बच्चों का चाचा था, जिन बच्चों को वो कहानी सुना रहे थे, उसको ग्रेट ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। क्यों प्यार करती थी? क्योंकि वो बहुत हैंडसम था और स्पिरिटेड यूथ था, यानी उसमें बहुत स्पिरिट थी, और वो बच्चों के बीच में एक किंग था, राजा की तरह था, यानी सभी बच्चों को वो लीड करता था। उसको कॉर्नर्स में अकेले बैठना पसंद नहीं था। अब चार्ल्स लैम बच्चों को बताते हैं कि उनके चाचा जॉन एल कैसे थे, तो वो बताते हैं कि उसको खाली बैठना नहीं पसंद था। वो सुबह सुबह घोड़े पर बैठता था, सवारी करता था, और जो हंटर्स होते थे, शिकारियों के जो ग्रुप होते थे, उनको ज्वाइन कर लेता था। जब भी कोई बाहर नहीं निकलता था, तब उस वक्त भी वो घोड़ा निकल जाता था। बताते हैं कि उनके जो अंकल जॉन थे, वो कैसे बड़े हुए उस घर में। वो उस घर को और उस बगीचे को बहुत पसंद करते थे। उनसे सब लोग बहुत खुश रहते थे, क्योंकि वो हर समय कुछ ना कुछ किया करते थे। वो जितने हैंडसम थे उतने ही ब्रेव भी थे। हर कोई उन्हें एडमायर करता था। लेकिन वो ग्रेट ग्रैंड मदर जो मिसेस फील्ड थी, उनका कुछ ज़्यादा ही लाडला था। चार्ल्स लैम एक इंसिडेंट बताते हैं कि एक बार उनका पैर जो है वो टूट गया था, वो लेम फुटेड हो गए थे। तो उनका भाई जो जॉन है, वो उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर चलता था, क्योंकि वो बहुत ब्रेव था और वो उनसे बड़ा भी था और शक्तिशाली भी था। लेकिन चार्ल्स लैम याद करते हैं कि जब मेरे भाई का पैर टूट गया, उस वक्त मैं उसके लिए इतना केयरफुल नहीं रह पाया। मैं उसके लिए कभी उतना नहीं कर पाया जितना वो उसने मेरे लिए किया, क्योंकि मैं छोटा था और मैं उसके लिए उतना नहीं कर पाया जितना उसने मेरे लिए किया। चार्ल्स लैम आगे बताते हैं कि मेरा भाई मर गया। मैं उसकी डेथ का सदमा बर्दाश्त कर ले गया। मैंने उसकी मृत्यु का जो दर्द था वो अपने मन में रख लिया। वो कहते कि अगर मेरा भाई जॉन जिंदा होता और मैं मर जाता, तो शायद वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन मैंने उसके दर्द को अपने मन में रख लिया। मुझे लगता है कि अभी जॉन तो हमारे बीच में था, कहाँ चला गया? वो कहते हैं यही फ़र्क होता है लाइफ और डेथ के बीच में। वो कहते हैं कि मैं उसको पूरे दिन मिस करता हूँ। यहाँ पर चार्ल्स लैम्प का दर्द दिखाई देता है। पहले बहन का पागल हो जाना, खुद का असाइलम में चले जाना, अपने भाई का मर जाना, तो उनकी जो सारी ट्रेजेडीज़ हैं वो इस ऐसे में दिखती हैं। उनका दर्द दिखता है, उनकी तकलीफ़ दिखती है। वो बताते हैं कि वो अपने भाई को पूरा दिन मिस करते थे। चार्ल्स लैम आगे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई ज़िंदा होता, मैं उसके साथ रहता, मैं उसके साथ झगड़ा करता। मेरा झगड़ा वैसे ही होता जैसे और भाई बहनों का होता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना था कि मैं ये चाहता था कि वो मर जाए। मैं चाहता था कि मैं उसके साथ रहता। वो याद करते हैं कि जब उसका जो पैर ख़राब हो गया था, उसको काटा गया होगा, तो उसको कितना दर्द हुआ होगा, वो कितनी तकलीफ़ में रहा होगा जब उसके
एक अंग को उससे अलग किया होगा। जब बच्चे इस स्टोरी को सुनते हैं, यानी एलिस और जॉन जो उसके इमेजिनरी बच्चे थे, वो ये बात सुनते तो वो रोने लगते हैं, क्योंकि चार्ल्स जो है वो बच्चों को उनके अंकल की कहानी सुना रहे थे, तो बच्चे रोने लगते हैं। बच्चे रोने लगते हैं और अपने पिता से कहते हैं कि अब हमें अंकल जॉन की कहानी नहीं सुनी, अब आप हमें हमारी खूबसूरत माँ के बारे में बताइए जो कि मर चुकी है। अब चार्ल्स लैम उन बच्चों को उनकी माँ के बारे में बताना शुरू करते हैं और बताते हैं कि 7 साल पहले कभी उन्हें आशा होती थी, कभी निराशा होती थी। मतलब कभी उन्हें ये लगता था कि वो उनका साथ देंगी, कभी लगता था नहीं देंगी। उन्होंने यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम एलिस बताया है। एलिस एन, ये वही लड़की थी जिसको चार्ल्स लैम चाहते थे। यहाँ पर ओरिजिनल नाम नहीं यूज़ करा गया। चार्ल्स लैम बच्चों को बताते हैं कि उनकी माँ का उन्होंने कितने सालों तक पीछा किया, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते थे, कभी वो हाँ करती थी, कभी ना करती थी। उन्हें लगता था कि वो हाँ कर रही है या ना कर रही है, क्या उनके फेवर में होगा। वो बच्चों को ये कहानी सुना रहे थे, तभी वो एलिस की तरफ मुड़ते हैं, एलिस की तरफ देखते हैं, तो वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वो तो बिल्कुल एलिस जो है वो अपनी माँ की तरह लग रही थी। दूसरी चीज़, अब जब वो उन बच्चों को देख रहे थे तो वो बच्चे अचानक से रियलिटी में हैं। अभी चार्ल्स लैम अचानक से फेंट होते जा रहे हैं, मतलब गायब होते जा रहे हैं उनकी आंखों के सामने। वो देखते हैं कि वो बच्चे अचानक से उनसे दूर होते चले जा रहे हैं, और वो बच्चे शायद उनसे कह रहे हों कि अगर हम किसी को अपना पिता कहेंगे तो वो एलिस की जिससे शादी हुई होगी उसको कहेंगे, हम तुम्हें नहीं कहेंगे। अचानक से चार्ल्स लैम अपने सपने से जागते हैं और अपने आप को अपनी बैचलर आर्म चेयर पर सोता हुआ पाते हैं। वास्तविकता ये थी कि ना तो चार्ल्स लैम की शादी हुई थी एलिस से, और ना ही उनके ये बच्चे थे। ये सब उनकी इमेजिनेशन थी। ये सब उन्होंने दिन में सपना देखा था और उस दिन के सपने को उन्होंने क्रिएट कर दिया था। जब वो अपने सपने से जागते हैं तो देखते हैं कि ब्रिजेट, उनकी पागल बहन, उनके पास में ही सो रही है, लेकिन जेम्स एलिया हमेशा के लिए जा चुका है। ये था पूरा ऐसे, इस ऐसे की समरी। आई होप आपको इस ऐसे की समरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये ऐसे ठीक लगा हो तो इसको अपने और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।